जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अगर हम लोग इंडिया में नेपोटिज्म की बात करें तो ये बात कोई नई नहीं है, क्योंकि 2020 से ही इस बारे में जिक्र होना काफ़ी तेज़ हो गया था। बॉलीवुड के संदर्भ में सबसे पहले नेपोटिज्म की बात की जाने लगी और उसके बाद अलग अलग क्षेत्रों में नेपोटिज्म के चर्चे होने ही लगे। नेपोटिज्म की जब हम बात करते हैं और पॉलिटिक्स की हम बात करते हैं तो भारत में भी कई जगहों पर आपको नेपोटिज्म देखने के लिए मिलेगा पॉलिटिक्स में। अगर हम लोग बात करें तो भाई कांग्रेस पार्टी, जिसको कि लेकर परिवारवाद की इतने ज़्यादा आरोप लगते रहते हैं, वो तो फिर नेपोटिज्म की मतलब क्या ही कहें, वो फ्लैग बेरर कह सकते हैं हम उनको नेपोटिज्म का। इसके अलावा ऐसा नहीं कि भाजपा भी इससे अछूती है। अमित शाह के बेटे जय शाह, जो कि बीसीसीआई में अच्छे बड़े ओहदे पर बनकर बैठे हुए हैं, कई लोग ये सवाल करते हैं कि आखिर क्या उनकी ऐसी क्वालिफिकेशन है कि वो बीसीसीआई में बैठे हैं। खैर, नेता नगरी है, यहाँ पर किसी को किसी चीज़ की क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती और नेपोटिज्म यहाँ पर भी व्याप्त है अच्छे तरीके से। फिर क्या ही भाजपा की बात करें, क्या ही हम कांग्रेस की बात करें, अपनों को फ़ायदा पहुँचाते हुए यहाँ पर हर कोई ही दिखाई देते हैं। चलिए, भाजपा में फिर भी थोड़ा बहुत कम है, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि यूपी में जो भी चुनाव हुए उसमें कई सारे नेता जो बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे ऐन मौके पर, उनकी शिकायत भी यही थी कि भाई भाजपा हमारे चाहने वालों को टिकट नहीं दे रही है। खैर, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं श्रीलंका की, और श्रीलंका किस तरीके से इसी नेपोटिज्म या इसी भाई भतीजावाद के कारण आज बिल्कुल दिवालिया होने के मुहाने पे खड़ा हुआ है, और क्या कुछ कारण थे कि भाई एक ही परिवार के इतने सारे लोग इस देश को चला रहे थे और क्या वो लोग सही डिसीजन नहीं ले पाए। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि राजपक्षे परिवार के 5 लोग इस देश को चला रहे थे, मतलब देश के जो मंत्री थे उनमें 5 लोग इन्हीं के घर के शामिल थे। अब जब एक ही परिवार के 5 लोग शामिल हो तो जाहिर सी बात है थोड़ी बहुत तो आंखें चढ़ी जाती हैं कि भाई दाल में कुछ काला है, और फिर विचारधारा की बात भी आ जाती है और डोमिनेंस भी आ जाता है कि नहीं, देखिए एक ही परिवार के इतने लोग हैं तो ऑब्वियस सी बात है संगठित रूप से ही काम करेंगे वो, क्योंकि वो तो सब एक दूसरे का फायदा ही देखेंगे। तो ऐसे में आखिर में भुगतती कौन है? जनता। मतलब अगर आप दूध और तेल जैसी चीज़ को भी सेना के प्रहरी में आपको बांटना पड़ रहा है तो फिर आप खुद ही समझ सकते हैं कि देश की हालत क्या से क्या हो चुकी है। श्रीलंका, जो कि हिंद महासागर में भारत का पड़ोसी देश है, नीले समुद्र के बीच और हरे भरे पेड़ पौधों से सजा ये खूबसूरत द्वीप अपनी प्राकृतिक सुंदरता की वजह से सदियों से दूर दराज के पर्यटकों को लुभाता रहा है। मगर अभी वहाँ से जिस तरह की खबरें आ रही हैं उसमें शायद ही कोई सैलानी श्रीलंका की ओर जाने की सोच रहा होगा। अंग्रेजों की 150 साल की हुकूमत से 1948 में बाहर निकला श्रीलंका अपनी आज़ादी के बाद के सबसे बड़े आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। खाने पीने का सामान, दूध, गैस, केरोसिन तेल और दवाओं जैसी ज़रूरी चीज़ों की कीमतें आसमान छू रही हैं। 12 से 13 घंटे यानी करीब आधे आधे दिन तक बिजली गुल रह रही है। पेट्रोल डीजल के लिए ऐसी मारामारी है कि पेट्रोल पंपों पर सेना तक तैनात कर दी गई है। परेशान लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। वो राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे से गद्दी छोड़ने की मांग कर रहे हैं। वो नारे लगा रहे हैं, गो गोटाबाया गो। पिछले सप्ताह प्रदर्शनकारियों ने कोलंबो में राष्ट्रपति के घर के बाहर धरना भी दिया था और उसके अगले ही दिन शुक्रवार की रात को राष्ट्रपति राजपक्षे ने देश में आपातकाल लगा दिया था। शनिवार को सरकार ने पूरे देश में सोमवार सुबह तक कर्फ्यू लगा दिया था, लेकिन इसके बाद भी रविवार को प्रदर्शन हुए और इसके बाद वहां सरकार के सभी 26 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया, सिवाय प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे और उनके भाई और राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के। रविवार तक श्रीलंका की सरकार में राजपक्षे परिवार के 5 सदस्य मंत्री थे। इसमें 4 भाई हैं और 5वां इनमें से ही एक भाई का बेटा है। बात करें इनकी तो ये है राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे, जो कि रक्षा मंत्री भी हैं, महिंद्रा राजपक्षे जो कि प्रधानमंत्री हैं, चमाल राजपक्षे सिंचाई मंत्री हैं, बसिल राजपक्षे वित्त मंत्री हैं और नमल राजपक्षे ये खेल मंत्री हैं, और ये महिंद्रा राजपक्षे जो कि यहाँ के प्रधानमंत्री हैं उनका लड़का भी है। और इस पूरे माहौल के बाद भी नाराज प्रदर्शनकारी अभी भी नारे लगा रहे हैं कि गोटाबाया को जाना ही होगा। उनका कहना है कि राजपक्षे परिवार के इस्तीफे के बिना मंत्रियों के इस्तीफे का कोई भी मतलब नहीं है। उनका कहना है कि राजपक्षे परिवार ने ही श्रीलंका को इस बदहाली तक पहुंचाया है। वैसे तो पिछली सदी के आखिरी में और इस सदी की शुरुआत के वक्त भी श्रीलंका एक संकट में घिरा था, मगर वो दूसरी तरह का संकट था। श्रीलंका में तब गृह युद्ध हो रहा था। उसमें एक तरफ वहाँ की बहुसंख्यक सिंगली आबादी थी और दूसरी तरफ तमिल अल्पसंख्यक। 1983 में श्रीलंका के अलगाववादी संगठन एलटीटीई और श्रीलंका सरकार के बीच गृह युद्ध छिड़ गया, जो कि 2009 में समाप्त हुआ। तब महिंद्रा राजपक्षे श्रीलंका के राष्ट्रपति थे। 2010 में हुए चुनाव में और भारी जीत के साथ दोबारा राष्ट्रपति चुने गए। 26 साल तक चले इस संघर्ष ने श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को कमज़ोर कर दिया, मगर लड़ाई खत्म होने के बाद ऐसी आशा जगी कि शायद श्रीलंका में अर्थव्यवस्था पटरी पर आ जाएगी, और ऐसा हुआ भी। 2009 से 2012 के बीच श्रीलंका की जीडीपी 8 से 9% की गति से बढ़ी। श्रीलंका मुख्य तौर पर चाय, रबड़ और कपड़ों जैसे उत्पादों का निर्यात करता है, जिससे उसे विदेशी मुद्रा की कमाई होती है। इसके अलावा वो पर्यटन तथा विदेश में बसे अपने नागरिकों के भेजे पैसों से भी कमाई करता है। इन पैसों से वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें आयात करता है, जिनमें खाने पीने का सामान भी शामिल है। मगर 2012 के बाद से श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव आता रहा, जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिरने लगी। श्रीलंका का निर्यात धीमा होने लगा और आयात बढ़ने लगा, और देखते देखते देश की विदेशी मुद्रा भंडार खाली होने लगे। भुगतान संकट खड़ा हो गया। श्रीलंका ने बुनियादी ढांचे के विकसित किए और चीन जैसे देशों से कर्ज लिए।
उनकी किस्तें चुकाना भी अब उसके लिए भारी पड़ रहा है। इन्हीं हालत में श्रीलंका को 2016 में एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास कर्ज के लिए जाना पड़ा। तब मैत्रीपाला सिरिसेना राष्ट्रपति थे और महिंदा राजपक्षे प्रधानमंत्री। स्थितियां सुधरने लगी, मगर सिरिसेना सरकार के कार्यकाल के आखिरी साल में अप्रैल 2019 में कोलंबो में सिलसिलेवार बम धमाके हुए, जिसमें चर्चों और लग्जरी होटलों को निशाना बनाया गया। ईस्टर के दिन जिहादियों के हुए इस आत्मघाती हमले में 350 से ज़्यादा लोग मारे गए। इस घटना के बाद एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या गिरने लगी और 2019 में श्रीलंका के पर्यटन से होने वाली आय पर खासा असर पड़ा। इसके साथ ही 2019 के नवंबर में श्रीलंका की नई सरकार बनी और गोटबाया राजपक्षे राष्ट्रपति बने। उनकी पार्टी SLPP के चुनाव में 2 बड़े वादे थे। पहला कि वो टैक्स में कटौती करेगी और किसानों को राहत देगी। सरकार ने इन वादों को पूरा करने के लिए कदम उठाए और इनका नतीजा ये हुआ कि सरकार का खजाना खाली हो गया। दिल्ली की जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज के प्रोफेसर पी सहदेवन कहते हैं कि समस्या की असल वजह वित्तीय कुप्रबंधन है। प्रोफेसर पी सहदेवन ने कहा कि इस सब की शुरुआत बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं से हुई, जैसा कि चीन के कर्ज से बनने वाले हम्बनटोटा पोर्ट प्रोजेक्ट। उन्होंने जितना संभव नहीं था उससे ज़्यादा खर्च करना शुरू कर दिया। साधन सीमित थे, मगर आपने बड़े काम हाथ में ले लिए थे तो वही खत्म तो करना ही था। इन्हीं सब चुनौतियों के बीच 2020 की शुरुआत में कोरोना महामारी ने दस्तक दी, जिसने हालत को बद से बदतर बना दी। महामारी के दौर में निर्यात रुक गया, पर्यटन उद्योग ठप्प हो गया, विदेशों में बसे नागरिकों से मिलने वाली कमाई बंद हो गई और इनके ऊपर महामारी से निपटने के लिए सरकार को खर्च भी बढ़ाना पड़ा। हालांकि प्रोफेसर सहदेवन का मानना है कि संकट के लिए कोरोना महामारी को कसूरवार ठहराना उचित नहीं है। वो कहते हैं कि हर देश पर इसका असर पड़ा है। मालदीव जैसे देश भी हैं जो कि पर्यटन पर भी निर्भर हैं और निर्यात पर भी, मगर उनके सामने ऐसा संकट नहीं आया। ये मामला वित्तीय प्रबंधन का है, जो श्रीलंका ने नहीं किया। श्रीलंका जो चीज़ें बाहर से खरीदनी पड़ती हैं उनमें एक महत्वपूर्ण चीज़ है खाद या फिर उर्वरक। श्रीलंका के आर्थिक संकट के बीच सरकार को ऐसा लगा कि यदि खाद का आयात रोक दिया जाए तो विदेशी मुद्रा बचाई जा सकती है और अप्रैल 2021 में गोटाबाया राजपक्षे ने खेती में इस्तेमाल होने वाली सभी रसायनों के आयात पर रोक लगाने की घोषणा कर दी। मगर उर्वरक और कीटनाशकों के आयात पर रोक लगाने का नतीजा ये हुआ कि श्रीलंका में कृषि उत्पादन पर गंभीर असर पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इस साल फरवरी में कहा कि रासायनिक खादों पर रोक का कृषि उत्पादन पर जितना सोचा गया था उससे भी बुरा असर पड़ा। इस नीति को पिछले साल नवंबर में वापस कर लिया गया, मगर तब तक ये फैसला श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को गहरा नुकसान पहुंचा चुका था। बात करें आगे के रास्तों की, तो जानकार कहते हैं कि अब श्रीलंका को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के दरवाजे के लिए कर्ज के लिए गुहार लगानी पड़ेगी। प्रोफेसर सहदेवन कहते हैं कि अगर आपके सामने एक ऐसी सरकार है जो दूसरों की बात नहीं सुन रही, तो उसे संकट झेलना ही होगा। अभी भी वो IMF के पास जा रहे हैं, मगर वो बहुत देर कर चुके हैं। मगर ये हालात आने वाली है, इसके संकेत बहुत पहले से ही दिखाई दे रहे थे। लेकिन प्रोफेसर सहदेवन का कहना है कि बिल्कुल इसके लिए आपको जो सरकार सत्ता में है उसी को कसूरवार ठहराना होगा। उन्हें पता था कि चुनौतियां क्या हैं और उन्होंने कुछ नहीं किया बल्कि लुभावनी नीतियां चलाते रहे। श्रीलंका सरकार के सामने अब ज़्यादा विकल्प नहीं है। भारत मदद कर सकता है मगर उसकी भी सीमाएं हैं। चीन मदद कर सकता है मगर उसे अपने पिछले कर्ज के बकाये की भी चिंता है। प्रोफेसर सहदेवन आगे कहते हैं कि ऐसे संकट के लिए अलग अलग देशों से कर्ज मांगने से बात नहीं बन सकती, जो कि बहुत विशाल है। उन्हें IMF के पास बहुत पहले जाना चाहिए था, ये संकट टाला जा सकता था। बहुत जल्दी श्रीलंका को IMF के पास 17वीं बार कर्ज लेने जाना पड़ेगा और जाहिर है कि नए कर्ज की नई शर्तों के साथ आएंगे। और ऐसे में अगर श्रीलंका अपने आप को नहीं उबार पाता है तो आने वाला समय उसके लिए और भी ज़्यादा कठिन हो जाएगा। एक और वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे भारत भी इसी तरीके से और श्रीलंका की जैसी गति में पहुंच सकता है अगर भारत ने फ्री फोकट की बातें और फ्री फोकट के नियम और फ्री फोकट की जो ये स्कीम्स वगैरह रहती हैं देना बंद नहीं करी। तो मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।